ठीक है। आज देखेंगे, देख, रिएक्शन एट अल्फा कार्बन। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन का ही पोर्शन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या गेम करना है अपने। ये है, अभी तक हमने ये देखा है, देख। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है कि एक न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा है, राइट। कार्बन पे डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है यहाँ पे। और न्यूक्लियोफाइल जेड माइनस जो है वो अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और हम इसे प्रोटोनेट कर देते हैं, राइट। ये है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड और कीटोन है, राइट, तो पहली बात तो हम क्या करते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप के नेक्स्ट वाला कार्बन है, यानी ये वाला कार्बन, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन है बच्चे, हम उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। और जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन्स जुड़े होते हैं हम उन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक बेस एम्प्लॉय कर सकते हैं और वो बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अभी हम देखेंगे एसिडिक क्यों होता है। तो अगर वो H प्लस यहां से ले लेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। जब इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा तो और कुछ देखने का, मैंने बोला पूरी जगह हमें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देखने हैं, तो ये यहाँ पे देखेगी तो ध्यान से, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, राइट। ठीक है, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये है सिचुएशन। हमने बोला था कि यार sp3 हाइब्रिडाइज पे जो कार्बन होते हैं वो तो बिल्कुल एसिडिक नहीं होते हैं, लेकिन ये जो एसिडिक है, ये दिस इज मच मोर एसिडिक। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है दिस इज मच मोर एसिडिक। तो अभी हम देखते हैं ऐसा क्यों है। ये देखो, ये हमने बोला था कि अगर एक हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट, अगर इससे अटैच होएगा, ठीक है, तो इसका पीके 60 है, मतलब इट इज नॉट एट ऑल एसिडिक। ठीक है, अमोनिया का पीके लगभग 36-37 होता है, हम उसे बेस बोल देते हैं, तो ये तो पता नहीं कौन सी कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये जो है एसिडिक बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ये वाले जो, अगर आप इनका देखोगे तो सी, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, इनके जो अल्फा हाइड्रोजन्स के पीके वैल्यूज हैं, दैट आर दे आर अबाउट 16 to 20। इनफैक्ट दे आर मोर एसिडिक देन द टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है, टर्मिनल एल्काइन का RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाले का, इसका पीके 25 होता है। तो ये उससे भी ज्यादा एसिडिक है। और ये जो एस्टर वाला है अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज नियरली इक्वली एसिडिक एज दैट ऑफ ए टर्मिनल एल्काइन। थोड़े से और यहाँ पे इन्होंने पीके वैल्यूज दे दे रखे हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं। और जब ये इन अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे, इसको तो थोड़ा इससे बना, ये जिसमें दोनों ही तरफ, अगल बगल दोनों ही तरफ डबल बॉन्ड वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो देख इनका जो पीके है वो और एसिडिक होते जा रहे हैं। जब दोनों ही कीटोन लग गए, शुरू में ये एस्टर हैं दोनों, फिर एक कीटोन एक, ये दोनों ही एस्टर हैं यहाँ पे, फिर एक कीटोन एक एस्टर हुआ, फिर दोनों ही कीटोन हो गए, तो देख एसिडिटी बढ़ती जा रही है। और जब फाइनली यहाँ पे एक एल्डिहाइड आ गया तो 5.9 आ गया, राइट, नियरली अबाउट द एसिडिटी ऑफ अ एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी जितना पहुंच गया। और भी हम देख सकते हैं कि अगर आप इसे देखोगे, दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन के अगल बगल, अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त एसिडिक हो गया। एक पे 8.6 है, CN ग्रुप पे 11.8 है, एक ही CN लगा हुआ है तो 25 है, मतलब वही ट्रिपल बॉन्ड वाला ही चल रहा है यहाँ पे भी मामला। ऑल्दो दीज आर ऑल अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे अगर देखें कि एमाइड का पीके 30 है, अल्फा हाइड्रोजन्स का, एस्टर का 25 है जो अभी हमने डिस्कस किया, कीटोन है तो 20 है, और एल्डिहाइड है तो 17 है। ठीक है, इन पीके वैल्यूज को हम थोड़ी देर में रिविजिट करेंगे। ऐसे रहने दो क्या, नहीं तो ठीक है, ये अच्छा है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक नॉर्मल एल्केन है, तो जब नॉर्मल एल्केन है तो अगर वो H प्लस लूज करता है बच्चे,
तो हमारे पास क्या आएगा, CH3CH2 माइनस, विच हैज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग टू अ सिंगल एटम। ठीक है, अब आया कोई और, उठा, के उठ गए अभी, चलो दूसरी वाली तो अभी नहीं भी नहीं उठी। अब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है भाई के, तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या हो रहा है, H लूज कर रहा है वो, और H प्लस लूज करते ही हमारे पास ये जो कार्बन आयन आया है बच्चों, ये, इसमें तुरंत यहाँ डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ये देखो डीलोकलाइजेशन इन्होंने करा दी है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेसिकली, ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और यहाँ वाला कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। लेकिन जो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो के जो कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है अल्फा रिएक्शन एट अल्फा कार्बन, मतलब इस कार्बन पे रिएक्शंस होंगी, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन है, उस पे रिएक्शन हम देखेंगे बच्चे। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमने ये बोला कि ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जब बेस ने यहाँ से H प्लस पिक कर लिया, एसिडिक वो तभी होगा जब वो H प्लस देने के बाद खुद को स्टेबलाइज कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH माइनस आ जाएगा। ये डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, अब हम क्या कर लेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो O पे आ गया है, राइट, एंड O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन accommodate this negative charge in a much better way, right? तो अब हमें समझ में आ गया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो पीके है वो 16 और 20 के बीच में क्यों होता है एज कंपेयर टू एस्टर। क्यों? क्योंकि देखो एस्टर अगर होगा तो एस्टर में तो ये ऑक्सीजन भी डिलोकलाइज कर रहा होगा इस साइड से, ये देखो, मतलब ये जो डिलोकलाइजेशन है इसके लिए ये एक्सक्लूसिव अवेलेबल नहीं है बेचारे के लिए, है ना, उसको अपनी टर्न के लिए वेट करना पड़ रहा है डिलोकलाइज होने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को भी डिलोकलाइज करना है। ठीक है, तो इसलिए डिलोकलाइजेशन थोड़े कम एक्सटेंट तक है, कम एक्सटेंट तक है, तो इसका मतलब है जो एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन है वो कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन, जहां पे ज्यादा ही एक्सक्लूसिव है। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है बच्चों, ये कर लेना। ठीक है, pK of hydrogen bonded to sp3 carbon of propene is greater। ठीक है, तो प्रोपीन अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा बच्चों, प्रोपीन CH3, थोड़ा डार्क से कर लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वो इसकी बात कर रहे हैं, इस अल्फा हाइड्रोजन की। इसका पीके 42 है एज कंपेयर टू एल्केन, एल्केन का ये होगा CH3 CH3। तो भाई जब ये H प्लस लूज करेगा तो ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव, एंड अगेन द सेम थिंग है ना, यहाँ पे रेजोनेंस है, राइट, जो कि नीचे वाले में पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं रेजोनेंस बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, ये तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, सो हेंस इसका जो इट इज मोर एसिडिक, क्योंकि ये आराम से H प्लस दे पाएगा, राइट, इसीलिए इसका पीके 42 है और इसका पीके ग्रेटर देन 60 है। तो ये तो एसिडिक है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये H प्लस लूज करने के बाद इसके पास कुछ ऐसी स्टेबलाइजेशन नहीं है, राइट, लेकिन इसके पास आ जाएगी, प्रोपीन वाले के पास sp3, तो रिलेटिवली मोर एसिडिक है। अब अगर ये सिचुएशन है जब अगल बगल दो जगह पे है, तो यार ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ज्यादा एसिडिक? क्योंकि अब वो दो जगह डिलोकलाइज कर सकता है, सीधी सी बात है, इसलिए ज्यादा एसिडिक हो गया। हमें अगर पूछा गया है कि यार इन दोनों में कंपेयर करके बताओ, ये बीटा कीटो डाई कीटोन है, ठीक है, देखो ये अल्फा हो गया और यहाँ पे बीटा हो गया। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये, ठीक है,
तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, फर्स्ट वाले केस में वो एक्सक्लूसिवली वो कर रहा है, और यहाँ पे एक एस्टर है, तो एस्टर में उतना डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी जो है वो डिलोकलाइज होएगा। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधे ही हमारे पास आ जाएगा कि बीटा डी डाइकीटोन जो है वो ज्यादा एसिड है। सेम यार, सेम है ना, जो अभी हमने सिंगल के लिए किया वही दोनों के लिए किया। तो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक क्यों है, बिकॉज ये दो जगह रेजोनेंस में है। ठीक है, ये देखेंगे नीचे। ठीक है, H प्लस लूज करने के बाद ये लेफ्ट, ये यहाँ पे भी रेजोनेटिंग है ना, एक ऐसे करके बना सकते हैं, तो ये वाला बन गया। ठीक है, और एक बारी हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे करके गया, तो ये वाला बन गया। ब्लू बनाना चाहिए था वैसे तो, ग्रीन यूज कर लिया। तो अगर एक ये वाला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, राइट, ये ब्लू, और ये पिंक वाला ऐसे करके ऊपर। ठीक है, तो ये बन जाएंगे। ठीक है, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, बीटा कीटोनाइट्राइल, बीटा डाइएस्टर, बीटा कीटोएल्डिहाइड। ठीक है, तो बनाए जरा, बीटा कीटोनाइट्राइल बनाए, बीटा कीटो, मैंने बोला है अपना ये बुक खोल के रखें ऐसे। बीटा कीटोनाइट्राइल, बीटा डाइएस्टर, बीटा कीटोएल्डिहाइड। नहीं तो गूगल करें, देखें कैसे बनेगा, है ना। बीटा कीटोनाइट्राइल, एक नाइट्राइल बनाए, और उसके बाद बीटा पे कीटो लगा दें। शाबाश शाबाश, करें देखें जरा। बीटा कीटोनाइट्राइल, पहले तो एक नाइट्राइल लगाया, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा डाइएस्टर, ये बी हो गया, 2A 2B। ऐसे बीटा कीटो एल्डिहाइड बना दे। 2A 2B मैंने कर दिया, 2C आप करके भेजे भेजे फटाक से, बैठे नहीं रहना है यहाँ। कर भेजा है। ओके, है ना भाई, बीटा कीटो एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बना ले यहाँ पे, ये अल्फा हो गया, यहाँ पे बीटा पे कीटो बना दे, ये हो गया 2C। नेक्स्ट है कि एसिड बेस बिहेवियर ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड, वो बोल रहे हैं कि अल्फा कार्बन के में कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्यों नहीं रिमूव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है
क्योंकि इसका ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन है, इसका पीके इज अप्रोक्सीमेटली 5, तो सबसे पहले यही पिक हो जाएगा, बेस इसी को पिक कर लेगा, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन से हम यहाँ पे पिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अल्फा हाइड्रोजन को हम पिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंशियली ज्यादा एसिडिक वाला प्रोटॉन पिक हो जाएगा विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दिस ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, इसको ट्राई करें। एक सेकंड।
जो मैंने भेजा है।
जो मैंने भेजा है। अदिति, सुनाई दे रही है आवाज? यस सर। के यस सर। देखो, जो मैंने 4 वाला किया है ना, उसमें नाइट्रोजन का रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है। राइट? यस सर। त्रिशा ने भी ज्वाइन किया है? नहीं? यस सर। हाँ। यस सर, आई एम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने बजे सोती है तू? Oh, I don't know. Yesterday I slept late. के आपका क्या टाइम है बच्चे सोने का? सर मैं काफी लेट सोती हूँ। नहीं सोना है काफी लेट। आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? सबके लिए बोल रहा हूँ मैं ये। एक इल्यूजन देता माइंड, ठीक है? आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू हैव टू स्टार्ट वेकिंग अप व्हेन द सन वेक्स अप। वो नेचुरल रिदम है आपकी। स्टार्ट वेकिंग अप एट 5 एंड बाय 9-9:30 यू शुड बी एकदम सो जाओ, खत्म करो। क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती हैं बच्चे। हेल्थ पे ये वो, ठीक है? आप कुछ मतलब मैंने बताया ना, यू हैव टू गो अर्ली। आपको सुबह भी जल्दी उठना है सभी लोगों को, ठीक है? तो ठीक है भाई, अल्फा कार्बन की बात और घूम के आ जाओ, ठीक है? 8:30 बजे क्लास होती है, ये नहीं कि 8:30 बजे बेड से उठे 8:20 पर और बैठ गए। वो नहीं, एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक यार। 20-25 मिनट घूम के आओ, चाय कॉफी जो भी पीते हो पियो। उसके बाद क्लास में बैठो, ठीक है? देखो भाई, आज हम ये चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है? रिएक्शन एट अल्फा कार्बन, पूरा का पूरा गेम ही इस पे है, ठीक है? रिएक्शन एट अल्फा कार्बन कर रहे हैं। इसमें क्या है, अभी तक हमने देखा है कि एल्डिहाइड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अकर करते हैं, ये आया, ऐड हो गया। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं अल्फा कार्बन पे रिएक्शन। तो अल्फा कार्बन का क्या मतलब हुआ? अल्फा कार्बन ये होता है सी डबल बॉन्ड हो, इसको कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे उन्हें। दीज अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक। जब एक बेस यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन पिक कर लेगा, सो वी विल गेट दिस स्पीशीज, एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। मैंने बोला है कि इमिडिएटली हमें क्लासिफाई करना है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। कार्बन एज अ नेगेटिव चार्ज, सो दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? नेक्स्ट हमने ये देखा कि
sp3 हाइब्रिडाइज से जब कार्बन जुड़ा होता है, दैट इज, इट इज नॉट एट ऑल एसिडिक, इनफैक्ट इट्स द वर्स्ट एसिड ऑफ पूरा केमिस्ट्री में. सो व्हाई दीज आर एसिडिक? इनका देखो पीके 16 to 20, दीज आर वेरी वेरी मच एसिडिक. देखो बच्चों, अगर किसी का पीके 60 है और किसी का पीके है 20, तो इट मींस पीके 20 वाला कितना एसिडिक है? मोर एसिडिक, 10 to 40 टाइम्स. समझ रहे हो ना? ये पता नहीं कहाँ पे पहुंच गया ये काउंट. ये चलो मैं इसको रहने देता हूँ. तो इतने टाइम्स मोर एसिडिक हैं ये एज कम्पेयर टू. ठीक है, और कुछ और इनके दे रखे हैं. ठीक है, तो इस टेबल पे फिर से आएंगे. सो व्हाई इज दैट सडनली दिस sp3 हाइब्रिडाइज दे आर मोर एसिडिक? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एक नॉर्मल हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और वहां से प्रोटॉन पिक हो रहा है, तो वी गेट डीलोकलाइज्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग टू सिंगल एटम, कोई रेजोनेंस नहीं है. लेकिन जब एल्डिहाइड और कीटोन में, जब यहाँ से एक प्रोटॉन पिक होता है, ठीक है, यहाँ से ये गया, अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन से बेस ने प्रोटॉन पिक किया, ये नेगेटिवली चार्ज एनायन बना, इट कैन इमीडिएटली बी डीलोकलाइज टू दिस, है ना? और यहाँ पे देखें नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया? ऑक्सीजन पे आ गया. तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन अकोमोडेट दिस नेगेटिव चार्ज इन मच बेटर वे. ठीक है, एक तो रेजोनेंस है, ऊपर से अब नेगेटिव पे भी आ गया. ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि एस्टर के कंपैरिजन में एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा ज्यादा एसिडिक क्यों है? ठीक है, एज कंपेयर टू. ठीक है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड why aldehyde and ketones are more acidic than esters. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर एस्टर के केस में जब हम देखेंगे, तो ये है H नेगेटिव, अब कार्बन भी अपना डिलोकलाइज करेगा लेकिन ऑक्सीजन भी डिलोकलाइज करेगा. तो कार्बन को अपनी टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा डिलोकलाइज होने के लिए. ठीक है, तो इसलिए दिस डिलोकलाइजेशन इज लेस एज कंपेयर टू जब उसके पास एक्सक्लूसिव, यहाँ पे तो एक्सक्लूसिव है, यहाँ तो और कोई ग्रुप डिलोकलाइज नहीं कर रहा है, तो ये कार्बन के लोन पेयर ही डिलोकलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ डिलोकलाइजेशन ज्यादा है, इसलिए दिस इज मोर एसिडिक, है ना? देखो, प्रोटॉन लूज करने के बाद हमें देखना है कि कार्बेनाइन कितना ज्यादा स्टेबल है. जितना ज्यादा स्टेबल होएगा कार्बेनाइन या कॉन्जुगेट बेस, उतना ही आराम से प्रोटॉन दे देगा वो. तो यहाँ पे आराम से प्रोटॉन दे देगा क्योंकि यहीं पे यही रेजोनेंस में है. यहाँ पे नहीं देगा क्योंकि ये दोनों ही जगह रेजोनेंस कर रहा है, तो एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एस्टर. तो यहाँ तक हम पहुंच गए. फिर बच्चे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वो आप देख लेना. ठीक है, और हमने एक ये क्वेश्चन करा है. अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि अगर दो ग्रुप से फ्लैंक्ड है, तो बीटा डाइकीटोन बीटा कीटोएस्टर, तो ये वाला तो और भी ज्यादा एसिडिक हो गया, बाप रे बाप. ऐसा क्यों? क्योंकि अब दो जगह डीलोकलाइज कर सकता है. अब यहाँ पे देखें, एक बार यहाँ पे दोनों ही कीटोन ग्रुप हैं, यहाँ पे एक कीटो है, यहाँ एक एस्टर है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एस्टर वाला थोड़ा सा कम एसिडिक है. ऐसा क्यों? सेम रीजन है ना, क्योंकि एस्टर वाले में ऑक्सीजन भी डिलोकलाइज करेगा, तो उसको फिर थोड़ा अपना टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा. सेम रीजन. ठीक है, यहाँ पे जबकि एक 2,4 पेंटेन डाइऑन में इसमें उसी को एक्सक्लूसिवली वेट करना पड़ेगा. इनके एग्जाम्पल देने. नेक्स्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं पिक हो सकते हैं? इसलिए नहीं पिक हो सकते हैं क्योंकि वी हैव अवेलेबल दिस प्रोटॉन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसका पीके कितना है? नियरली 5. तो ये प्रेफरेंशियली यही पिक कर लेगा बेस, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन पिक नहीं होंगे. एक हमने ये किया. नेक्स्ट हमने ये देखा कि इस केस में कहाँ से हम अल्फा हाइड्रोजन पिक कर सकते हैं. हम यहाँ से नहीं पिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो प्रोटॉन नाइट्रोजन से बॉन्डेड है वही डायरेक्टली पिक हो जाएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ से नहीं पिक कर सकते बेस को यूज करके. पर यहाँ पे पिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास डायरेक्टली कोई भी प्रोटॉन एसोसिएटेड नहीं है, सो वी कैन यूज अ बेस एंड वी कैन पिक दस अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, तो यही है एक्सप्लेनेशन. ठीक है, दिस वे यू आर सपोज टू एक्सप्लेन. नेक्स्ट हमने यही है कि why the alpha hydrogen of an substituted amide is less acidic and the alpha hydrogen of an ester than the alpha hydrogen. तो फिर से वही है भाई, अल्फा ये एमाइड के केस में यहाँ पे अगर प्रोटॉन पिक किया तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो रेजोनेंस कर रहा है, एस्टर में ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है. नाइट्रोजन का डिलोकलाइजेशन ज्यादा पावरफुल है. क्यों?
क्योंकि डिलोकलाइजेशन के बाद पॉजिटिव आएगा नाइट्रोजन पे, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। और यही चीज बच्चों हमने ना कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में देखी थी, जब हमने कहा था कि एमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि उनका जो रेजोनेंस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता था। एक तो वो वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस हैं, और एक तो इनका रेजोनेंस की वजह से ये डिसरप्ट कर देते थे कार्बोनाइल को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया कि एमाइड जो है दैट इज लेस एसिडिक। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एसिडिटी बतानी है। तो यार फिर से वही है, ये मैंने बोला है आपको, टर्मिनल एल्काइन का पीके यहाँ पे पीके 25 कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीके 25 है, इसका पीके 16 से 18 से 20 है, इसका पीके मेरे को पता नहीं है, आई थिंक 40 से ऊपर ही होएगा अराउंड। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, 60 बोल देते हैं, 20 बोल देते हैं, है ना। तो इसी, तो ये ऑर्डर में है। और वैसे भी हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा तो यही होगा, 3 होगा, राइट। 3 के बाद 4 होगा, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन है, फिर एल्कीन है, फिर 1 है, फिर 2 है। देखो 1 to 4 में हम कैसे डिसाइड करेंगे, सब में कार्बन पे ही तो अटैच्ड है वो। ठीक है, तो एसिडिटी हमने कहा है कि हम देखेंगे कि वो सेम एटम पे अटैच्ड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन में, sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पे है, 50%। तो जिसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और 3 सबसे ज्यादा है। ठीक है, बी वाले में वो सबसे ज्यादा होंगे, एबीसी डी से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि डी में तो एक ही जगह डीलोकलाइजेशन हो पाएगा, एबीसी में 2 जगह डीलोकलाइजेशन हो पाएगा। अब एबीसी में भी ए सबसे ज्यादा होएगा, क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव डीलोकलाइज करेगा, वहां पे कुछ कंपटीशन नहीं है डीलोकलाइजेशन के लिए। उसके बाद सी हो जाएगा, क्योंकि सी में भी देख रहे हो एक जगह पूरा फ्री रहेगा, है ना। यहाँ पे जब ये डीलोकलाइज करेगा तो ये कंप्लीटली करेगा। यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप आ गया, तो एस्टर ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो उसका एसिडिटी कम होता जाएगा। तो ए, सी, बी एंड लीस्ट इज डी। फिर फाइनली अब हमने यहाँ पे देखना है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो दिस इज एन एमाइड, यहाँ पे दिस इज एन एस्टर, एंड दिस इज अ कीटो। ठीक है, तो फिर से हम आगे, ठीक है, कीटोन का सबसे ज्यादा है, फिर एस्टर का है, फिर एमाइड का है, राइट। तो ए बी सी बोल देते हैं अगर इनको, तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सी हो जाएगा, फिर बी, फिर ए हो जाएगा। अब आ रहे हैं कीटोनल टोटामेरिज्म पे। ये कीटो है, ठीक है। हमने बोला इनोल कैसे बनाना है, ठीक है भाई, अल्फा से पिक कर लेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट करा के यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, ठीक है, ये कीटोनॉल हमने एल्काइंस में भी देखा था। ठीक है, इनोल, इनोल का क्या मतलब हो गया बच्चों, एक ही कार्बन पे एल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कीटो और इनोल। इनोल ज्यादा स्टेबल होता है, देखो इक्विलिब्रियम में 0 लेस देन 0.1% है एज कंपेयर टू कीटो। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। अब यहाँ पे देखें, अचानक से वो 0.11% से 15% हो गया है। ठीक है, वाओ, ऐसा क्यों हुआ है? जब ये इसने इनोल बनाया है, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है इनोल में, तो कितना हो गया ये, 15%, राइट। है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, ध्यान से देखो। और एक और चीज हुई है यहाँ पे इनोल में, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस भी हो गया, डबल सिंगल डबल, और साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए देख रहे हो 0.1% के कंपैरेटिवली ये कितना बढ़ गया अभी, है ना। अब एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इनोल ज्यादा स्टेबल है, वो है फिनोल। इसमें इनोल क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक। ये क्या है, नॉट एरोमेटिक, क्लियर है। तो यहाँ पे इनोल ज्यादा स्टेबल है।
एग्जाम्पल 6 में थोड़ा दिमाग लगाएं, फिर मैं बताता हूँ। 2 से 3 मिनट है आपके पास। देखो वाटर में तो ये जो कीटो वाला है, इसको भी वो स्टेबलाइज कर लेगा वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। HOH, वाटर मॉलिक्यूल्स इसको भी स्टेबलाइज कर लेंगे, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं ऐसे दिखा लेता हूँ। HOH, ठीक है। तो कीटो विल ऑल्सो बी स्टेबलाइज बाय वाटर। तो इसलिए 85% बना हुआ है और वो 15% है, जैसे जो हमें मैंने देखा। पर अगर हेक्सेन आ गया सॉल्वेंट में, तो हेक्सेन के केस में तो हेक्सेन इज अ नॉन पोलर, सो देयर इज नो स्टेबलाइजेशन अवेलेबल फॉर कीटो। नो स्टेबलाइजेशन इन हेक्सेन फॉर कीटो। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम वहां पे इनोल में चला जाएगा, क्योंकि इनोल में क्या है, इसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। एक तो रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। आई बात समझ में? अदिति, त्रिशा, के? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये है सिचुएशन। अब कीटोइनॉल इंटरकन्वर्जन कैसे? कीटोइनॉल देखो, बेस के प्रेजेंस में कैसे अल्फा हाइड्रोजन पिक हुआ है, नेगेटिव बना, फटाक से ही इसको एनोलेट आयन बोल देते हैं, इसने फिर से प्रोटोनेशन हो गया। तो बेस के प्रेजेंस में ऐसे कीटोइनॉल में कन्वर्ट होता है, कुछ भी नहीं है यार ये, ठीक है, ऐसे ही देख ले। एसिड के प्रेजेंस में कैसे कन्वर्ट होता है बच्चों? एसिड के प्रेजेंस में सबसे पहले आपको ढूंढना है कि H+ कहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ढूंढना है, नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पे पर से। आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं, नेगेटिव का मतलब वही होता है। तो सबसे पहले जब भी एसिडिक मीडियम होगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रोटोनेट करेंगे H+ से। अब ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वांट्स टू पुल इट्स इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड्स, इट इज क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव। वाटर अल्फा हाइड्रोजन से वो पिक करेगा, ये वापस आके ऐसे बन जाएगा और इनॉल बन जाएगा। आप देख रहे हो जब एसिडिक मैकेनिज्म है तो कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं बनेंगे, बेस के प्रेजेंस में कभी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं बनेंगे, है ना? मेक सेंस? ओके, फटाक से बना के बताओ यार, 7 और 8 भेजो। 9:29 हो रहा है, मतलब हो जाएगा 2 सेकंड में। 9:29 से 5 मिनट्स टाइम है आपके पास, 9:34 तक।
fluorescent. ओके ओके फर्स्ट इज करेक्ट बी इज करेक्ट वेरी गुड सी इज करेक्ट वेरी गुड डी ओके बच्चे देखो इनॉल जब हम बनाते हैं ना वी टेक द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन तो डी में सिर्फ हमें एक ही जगह से हम इस प्रोटॉन को ही एनालाइज कर सकते हैं ओके तो डी में किसी भी एक साइड पे आप बना सकते हो तो बस इतना ही बनाना है ठीक है त्रिशा Okay, okay. सेम इन ई ये वाले प्रोटॉन को एनालाइज करना है ओनली ऑन वन साइड इसको रिड्रॉ करके भेजो एफ में दो अल्फा हाइड्रोजन है पहले ई रिड्रॉ करके भेजो फिर मैं डिस्कस करता हूँ बाकी जनता भी भेजो और एक और चीज त्रिशा अगर वर्टेक्स अप है तो ओ एच अप साइड पे जाएगा फिर से इसे ड्रॉ करो ई को मतलब ये जो ओ एच नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा गॉट इट Yes. हाँ ड्रॉ करो देखो कितना क्लीन आएगा आप लोग बच्चे जब लोग आप लोग लिपस्टिक लगाते हो तो आंख पे भी लगा लेते हो क्या ये स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का इसको भी थोड़ा प्यार से रखो इसको वाह भाई वेरी गुड अदिति बहुत सुंदर साफ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं सबने सुंदर स्ट्रक्चर बनाओ एकदम के यही है मंडाला ऑर्गेनिक के Yes. है ना? अच्छे से बनाने हैं बच्चे मतलब सब इनके बेचारों के बॉन्ड एंगल फिक्स्ड है ना यार हेक्सागन है यार हेक्सागन की तरह दिखे तो सही वो बेचारा अच्छा तो ये बता दिया तो ई वाले में भी देखो ऐसे बन जाएगा और ये रहा। यहाँ पे तो इसको मैं कहीं पे भी एक ओ एच बना दो आप ये और मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे अभी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है बट ऐसे ही मैंने रिमाइंडर के लिए यार ये तो दिखा ही नहीं है तो मेरे को अच्छे से दिखाओ ठीक है छोड़ रहा हूँ मैं इसको है ना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी बना ही देता हूँ और ये रेजोनेंस में भी है ठीक है रेजोनेंस भी आ गया है आप देख रहे हो इसमें है ना रेजोनेंस ऑल्सो लिख ही देता हूँ अब देखो यहाँ पे यहाँ से या यहाँ से पहले मैं इस वाले अल्फा से बना रहा हूँ तो अगर हम इस वाले अल्फा से बनाएंगे तो देखो हमें क्या एडवांटेज है वहां पे ये वाला इनॉल ज्यादा स्टेबल क्यों होगा ये ओ एच और इस केस में मुझे डबल बॉन्ड यहाँ पे आना पड़े देखो यहाँ पे देखो रे एक्सटेंडेड रेजोनेंस यहाँ तो रिंग पे है ही और अब डबल सिंगल डबल यहाँ बाहर भी हो गया राइट यहाँ पे भी रेजोनेंस हो गया
है ना, ये देख रहे हो, ये वाला भी रेजोनेंस में आ गया, है ना, गॉट इट, है ना, Yes, sir. ठीक है। तो अगर बाहर वाले इसको दूसरे वाले से बनाओगे तो वो रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना त्रिशा, क्या Yes, sir. देखो ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेंगे, ये वाला प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं हुआ ड्यूटेरियम से। पहले तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, डीओ माइनस ने एच पिक किया तो हमारे पास ये बन गया CH2 माइनस, है ना, और उसी का भाई है ना, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का। अब D2O है, DOD, तो अब ये स्टेबलाइज होने के लिए ये जब पिक करेगा तो ये ड्यूटेरियम को पिक कर लेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH2D, C डबल बॉन्ड ओ H। फिर से वो प्रोटॉन पिक करेगा हाइड्रोजन को, फिर से CH माइनस D बनाएगा, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है पहले, ये फिर से वो D2O से रिएक्ट करके C, यहाँ पे CH D2 हो जाएगा, C डबल, तो H, तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, तो ये वाला तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो कभी पिक ही नहीं होगा, तो इसलिए रिप्लेस भी नहीं होगा, है ना, सिर्फ वही वाले हाइड्रोजन पिक होंगे, अल्फा हाइड्रोजन ही रिप्लेस होंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड पे हाइड्रोजन है ये क्यों नहीं रिप्लेस हो रहा है, तो ये रिप्लेस क्यों हो जाएगा भाई, रिप्लेस तो वही वाले होंगे जो पिक होंगे और फिर एक्सचेंज हो पाएंगे D2O से, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये ना जब आप एग्जाम्स देते हो ना तो आपको ये मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, ठीक है, एक ऑप्शन आपको ऐसे बना देंगे, चलो इसी से बना लेते हैं, ऑप्शन ए ऐसे हो जाएगा, मान लिया करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, फिर CD3, C डबल बॉन्ड और D भी लिख देंगे, सी में फिर सी दो प्रोटॉन रिप्लेस करा के और इस टाइप के ऑप्शंस बना के वो दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई वही रिप्लेस होंगे जो कि यहाँ पे ये है। अब देखो, अब जब हम उसे पिक कर लेते हैं, ठीक है, राइट, इनोल बन जाएगा वो, तो हम क्या करेंगे, तो अल्फा कार्बन पे एसेंशियली एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, राइट, देखो, जब भी इनोल बना लिया हमने, यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे पास इनोल है, ऐसे करके एक सिंपल सा इनोल ही बना देता हूँ, सी, अगर मेरे पास ये इनोल है OH, तो ये इमिडिएटली रेजोनेंस में है, और यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि ये सिचुएशन है OH एंड CH2 माइनस, यहाँ पे मैं थोड़ा और बना देता हूँ, चलो ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, CH2 माइनस है, तो यहाँ पे O पे प्लस है, तो ये है इनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला एरो लगेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये है, तो ये इनोल जब भी है बच्चों, ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, राइट, और मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ से E लग गया, OH, और ये प्लस हो गया, और ये फिर प्रोटॉन लूज कर गया। मैंने बोला पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही यही होगा, जब भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और उनके पास प्रोटॉन होएगा तो वो तुरंत लूज कर जाते हैं टू स्टेबलाइज देमसेल्फ, तो ये रिएक्शन हो गई। तो चैप्टर का नाम ही है रिएक्शंस एट अल्फा कार्बन, ठीक है, तो अल्फा कार्बन पे नेगेटिव है, तो देखो अल्फा कार्बन पे क्या हो जाएगा, देखो हेलोजनेशन देखो कैसे अगर कर रही है, Cl2I2, देखो एसिड कैटलाइज्ड, वाह, इसका मैकेनिज्म कोई बहादुर बच्चा देखना चाहे तो पहले तो वो इनोल बन गया, फिर से वैसे ही है, देखो ये वापस आया, ये यहाँ से ये प्रोटॉन पिक कर गया, ये वाले को देखो, ये आया इनोल से, फटाक से ये ले लिया अल्फा हाइड्रोजन और फिर वो रिप्लेस हो गया, पहले तो इनोल बन गया और वहां से वो आ गया, तो ऐसे करके रिएक्शन हो रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन पे एक अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन लग जा रहा है, बेसिकली ये गेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा एक अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ये अच्छा लिखा ही हुआ है। अंडर एसिडिक कंडीशन ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर हैलोजन। देखो एसिडिक कंडीशंस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो अगर उसे सेकंड प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट करना है तो सेकंड प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसको फिर से ये प्रोटोनेट होके इनॉल बनना पड़ेगा, और अगर वो सेकंड बारी प्रोटोनेट होता है RCHBr, तो ये इनॉल बच्चों उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये देखो अब क्या सिचुएशन आ गई है। पहले तो वहां से पुल कर ले रहा था इलेक्ट्रॉन, अब ये भी पुल कर रहा है, तो यहाँ पे और डेल्टा प्लस बढ़ गया है, तो इसलिए एनोलाइजेशन इज नॉट फेवरेबल, इसलिए वो सिंगल स्टेप पे रुक जा रहा है। सेकंड स्टेप में जो O पे प्रोटोनेशन अकर करेगी टू बिकम एन इनोल, दैट इज नॉट फेवरेबल बिकॉज अ हेलोजन हैज ऑलरेडी बीन अटैच्ड, और फिर वो हेलोजन इज डिस्टेबलाइजिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि यहाँ से पूरा ये देखो यहाँ से खींचने लग जाएगा ब्रोमीन, तो इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उस पे तो इट विल डिस्टेबलाइज दिस। तो इसलिए एक ही स्टेप पे जाके हेलोजनेशन रुक जाता है इन द एसिडिक मीडियम। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखें बेस के कंडीशंस में क्या होता है। बेस प्रोमोटेड, अरे भैया बेस में कोई दिक्कत नहीं है, बेस में सारे हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट कर देता है। यहाँ पे लिखा है कोने, इस कोने में लिखा होगा, ठीक है। अंडर बेसिक कंडीशंस ऑल ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हेलोजन। अच्छा भैया बहुत अच्छी बात है, ऐसा क्यों हुआ? तो पहले वो देखो यहाँ तो CH माइनस आया और ये बना इनॉल। अब देखो यहाँ पे कार्बन पे माइनस आ रहा है, पहले इनॉल बन गया। अब क्या होगा? अब इस पर्टिकुलर केस में फिर से वो HO माइनस जब यहाँ से पिक करेगा वो, तो देखो क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन पिक करते ये एक ही हाइड्रोजन बचा है, चलो एक ही बना, C माइनस ये बनेगा और Br ये बनेगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड होगा। और नाउ इन दिस केस Br इज हेल्पिंग टू स्टेबलाइज दिस, क्योंकि अब यहाँ ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इस पे कम होएगा, राइट, है ना। वहां पे एसिडिक कंडीशन में ब्रोमीन वाज डिस्टेबलाइजिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आया है भाई उस पे, कार्बन पे। तो ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो नेगेटिव चार्ज उस पे कम होएगा, तो उसे इट इज हेल्पिंग इन डिस्टेबलाइजेशन, इट इज हेल्पिंग इन स्टेबलाइजेशन। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मतलब ये हेल्प कर रहे हैं, और ये कार्बोनाइन और आराम से बनेगा, ठीक है, और फास्ट होंगी ये सक्सेसिव हेलोजनेशंस, ठीक है, और ये आराम से हो जाएगा। तो each successive halogenation is more rapid than the previous one because the electron withdrawing halogen atom increases the acidity of the remaining alpha hydrogen. This is why all of the alpha hydrogens are replaced by halogens. ठीक है भाई लोग, ये है। Under acidic conditions, on the other hand, each successive halogenation is slower than the previous one because the electron withdrawing halogen atom decreases the basicity of the carbonyl oxygen, therefore making the protonation less favorable. मैंने बता दिया क्या less favorable है, ठीक है। तो ये है। प्रॉब्लम 9 करें, थोड़ा दिमाग लगाएं 3-4 मिनट के लिए, करें।
चलो अब क्या कहना, डीपी अपनी सीधी लगा ली है। वेरी गुड बच्चों। एचओ माइनस कहीं नहीं लिखना है के, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, वो प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा है, कहीं एचओ माइनस नहीं है बच्चे। ठीक है सर। Why a racemic mixture is formed when R 2 methyl pentanol, 2 methyl pentanol, 5 कार्बन, 2 4 5 ये है, 2 पे मिथाइल है। देखें जरा ये क्या बनेगा, ऐसे करके करूंगा तो आई थिंक ये तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ये होगा। नहीं आ रही है, ये है भाई, आ रहा है, मतलब ये ऑप्टिकली प्योर है। अब देखो, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिकली एसिडिक या बेसिक, पहले बेसिक दिखा देते हैं। HO माइनस है, यहाँ पे H है, तो पहले तो ये H को पिक कर लेगा, और H को जब ये पिक करेगा तो ये यहाँ पे माइनस आ गया, और ये तुरंत अब रेजोनेंस में चला गया, राइट। तो रेजोनेंस में जाते ही अब क्या हो गया देखो, O माइनस H, ये देखो इसकी कायरलिटी डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि sp2 हो गया, कायरलिटी डिस्ट्रॉयड। अब जब ये वापस आएगा और ये प्रोटॉन पिक करेगा यहाँ से, तो ये टॉप फेस से भी पिक कर सकता है और डाउन फेस से भी पिक कर सकता है। 50% प्रोबेबिलिटी है। तो अब ये R और S दोनों का मिक्सचर दे देगा, तो इसलिए चाहे एसिडिक सॉल्यूशन में भी वो इनॉल यही बनेगा, मतलब OH वाला इनॉल बन जाएगा, बेसिक में एनोलेट बनता है उसमें इनॉल बन जाएगा, पर दोनों ही जगह वो कार्बन जहां पे है वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम sp हाइब्रिडाइज्ड, राइट, है ना, राइट। तो ये है, क्लियर है भाई। यस सर। ठीक है, आई बात समझ में, क्या बोला गया है यहाँ, है ना। तो वो करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द मैकेन, ये क्वेश्चन 9 है। सारे सेम ही रेट पे हैं, तो इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन 10, इसका मतलब यही है कि भाई जो एनोलेट बनने के बाद जब वो रिएक्शन हो रहा है, तो दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन इज द मेन स्टेप, ठीक है। क्योंकि कार्बेनाइन बनने के बाद एक बार जब वो कार्बेनाइन बन जा रहा है, चलो यही बना देता हूँ एक, तो चाहे फिर वो Cl2 से रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो फिर से प्रोटॉन पिक कर रहा है या ड्यूटेरियम पिक कर रहा है, DOD, तो सब में रेट सेम ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो attack of the carbanion on these electrophiles, that is not the rate determining step. Okay, that is not the rate determining step, right? ठीक है, थोड़ा सा काइनेटिक्स और पढ़ेंगे तो और चीज समझ में आएगी, तब आपको समझ में आएगा, राइट? है ना? थोड़ा चमका, लेकिन कुछ आया समझ में? Yes, sir. है ना? वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में अगर इन्वॉल्व होता तो फिर वो रेट्स चेंज होना शुरू हो जाते, मतलब इस ये एक्चुअली में सिर्फ जो कार्बनाइन है वही डिसाइड कर रहा है। एनीवेज पे थोड़ा सा और आ जाएंगे, हम देख लेंगे। अब देखो, हेलोजनेशन ऑफ द अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हेल वोलाट जेलेंस्की रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, HVZ रिएक्शन बोल देते हैं। देखो बच्चों, एसेंशियली यहाँ पे क्या हुआ है, जो अल्फा हाइड्रोजन है वहां पे ब्रोमीन लग गया, पहले स्टेप में PbR3Br2, सेकंड स्टेप में H2O। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले हमें पता है जब वो PbR3 से रिएक्ट करेंगे तो OH हट के Br लग जाएगा, ये हमने देखा था एक्टिवेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद एसाइल ब्रोमाइड का इनोल बना लिया है, उस इनोल ने वैसे ही हेलोजनेशन कर लिया है, सिंगल हेलोजनेशन अकर करती है, यहाँ तक हो गया। और फिर से हम सेकंड स्टेप में फिर से अगर इसे जब हाइड्रोलाइज करेंगे, तो असाइल कार्बन पे असाइल ब्रोमाइड बहुत ही फास्ट रिएक्ट करके उसे रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, राइट? तो ये बन गया अल्फा ब्रोमीन नेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, HVZ रिएक्शन है। कुल मिला के इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि हमने एक अल्फा हाइड्रोजन हटा के वहां पे ब्रोमीन को लगा दिया है, और ब्रोमीन लगाने के बाद अब हम उसके साथ काफी सारी रिएक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने लग गए बच्चों। देखो एक बार जैसे ब्रोमीन लग गया, फिर वहां पे वो अल्काइल हैलाइड बन गया, और अल्काइल हैलाइड में क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने लग गए, राइट?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ से क्रिएट करना है, तो वैसे ही अल्फा हेलोजनेशन कर दीजिए PbR3H2O से, और उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल देख लीजिए कौन कौन सा लगाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है भाई, ओके। अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक है बच्चों, रिवाइज कर लेना। ठीक है, एक बार जस्ट गो थ्रू दिस। फिर से फॉर्मिंग एन एनोलेट आयन, इसमें देखेंगे हम कि नॉर्मल बेस नहीं यूज करके हम एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं LDA। बाकी NCERT के लिए तो अपना दूसरा बेस ही बहुत है। ठीक है, ओके, चलो शाबाश। और टाइम से आओ, उठ जाओ यार, है ना, टाइम से सो, टाइम से उठो। चलो बाय। Thank you, sir. ओके, हाँ, बाय Thank you, sir. बाय बाय।